Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu. From today's newspaper, we would be covering topics such as the linear regression, the Haryana violence, the coup in the Niger, and the G20 and the climate change. 1st and 2nd August, there was no recording with respect to the newspaper as the topics were mostly of the repeated nature, and we will make sure that no topic is left behind in the decoding session. So the topics which are very important we are covering today. All right. Now, beginning with the first discussion, that is the linear regression. In this editorial, the writer wants to say that any such report or any nature of the government takes very hostile approach towards that survey instead of learning from that, instead of taking those surveys as feedback, instead of accepting their flaws in their programs and policies, right? So in the recent years, the government has taken a hostile approach towards the release of any data, even by its own agencies, that reveal the inconvenient truth about its policies, their outcomes, rather than using them as a feedback. Now, in the further paragraph of this editorial, the writer wants to validate its own point with the help of certain data, certain surveys. For example, the National 19 to 2021. It completely debunked the government's claim in 2019 that all the villages are open defecation free. See, there was a program started by the government in which they made sure that all the villages are open defecation free. मतलब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गांव में खुला में शौचालय नहीं करे, सब जगह एक वॉशरूम, एक टॉयलेट सुविधा जो है वो बनाई दी जाए। और 2019 में सरकार ये क्लेम करती है कि सारे विलेजेस जो है वहां पे ये सारे विलेजेस जो है वहां पे टॉयलेट की सुविधा प्रोवाइड करवा दी गई है। अब वहां कोई भी किसी भी गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री। लेकिन ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये कहता है कि जो हमने सर्वे किया उसमें ये पाया कि जो 19% सर्वेड हाउस होल्ड है उसमें जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो है ही नहीं। मतलब ये सरकार जो है उसकी डेटा को झुठला रहा है या फिर गलत बता रहा है। दूसरा, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे होता है अक्टूबर 2018 में हुआ, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे हुआ 2019-20 में, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे रिलीज होता है हर साल। इन तीनों सर्वे के मुताबिक भी ये श्योरली ये लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी कोई भी सारे विलेजेस जो है ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर ओपन defecation free. That means all these surveys are challenging the claims of the government that नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो है उन्होंने तो ये भी बताया कि कंट्री के अंदर जो एनीमिया है वो ग्रो कर रहा है। देखो, एनीमिया इज अ कंडीशन जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। मोस्टली दिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू वुमेन। And the survey also state that 57% of the surveyed, देखो सर्वेड रूरल हाउसहोल्ड का मतलब जिन जिन घरों में उन्होंने सर्वे किया है उन सर्वे किए हुए घरों में से 57% घर ऐसे जहां आज भी एलपीजी कनेक्शन नहीं है या फिर नेचुरल गैस का कनेक्शन नहीं है। जबकि सरकार की जो उज्जवल योजना थी उसमें ये दावा करते हैं कि हमने हर घर में एलपीजी कनेक्शन दिया है।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो सरकार का जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था 2017-18 और स्टेटिस्टिक्स related to inflation and the poverty continued to be pegged to the CES of 2011-12 state। यहाँ पर भी जो डेटा है कुछ और बता रही है और जो सर्वे है और जो सरकार है वो कुछ और बता रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करता है और ये इसको क्लियर करने का काम क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। 2018 में ये हुआ, was held back for showing a sharp increase in the unemployment। देखो भाई ये है आपके पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करता है कौन, NSSO। तो इन्होंने अपने सर्वे में बताया कि जो कंट्री है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ रही है, बेरोजगारी की जो रेट है वो बढ़ रही है। तो ये डेटा दिखाने के लिए इनको बहुत सारे सेटबैक्स देखने पड़े सरकार की तरफ। Another member of the NSE over the interference of the नीति आयोग in the statistical issue। अब ये जो नीति आयोग इन्वॉल्व कर रही है अपने आप को in releasing the back series on the GDP growth that contradicted an NSE report in 2018 was another indication of the government's effort to undermine the traditional statistical institute। देखो होता क्या है, NSE की जो रिपोर्ट थी 2018 में, जहां पे उन्होंने एक जीडीपी को लेके एक अपना डेटा या रिपोर्ट जो भी पब्लिश करी, तो यहाँ पे नीति आयोग अपने आप को इन्वॉल्व करता है इस कॉन्ट्राडिक्टिंग डेटा के लिए। तो ये फर्दर एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से सरकार कोशिश करती है अपने डेटा को छुपाने के लिए, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को छुपाने के लिए, और जो ट्रेडिशनल आई है, सर्वे देती हुई आई है, उसको किस तरह से सरकार अंडरमाइन कर रही है। Recently, a series of opinion articles by the members of Economic Advisory Council to the PM sought to discredit the methodology used by the National Family Health Service। और अभी देखा भी गया कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसके मेथड को ही ये गलत बता रहे कि अभी इसको अपडेट कर दिया जाए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सरकार अपने आप को, अपने इंकन्वीनियंस को छुपाने के लिए काफी कुछ एफर्ट्स लगा रही है और जो ट्रेडिशनल ये जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन थे उनको अंडरमाइन कर। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक इज अबाउट द हरियाणा वायलेंस। आज सभी ने देखा होगा कि हमारे जो हरियाणा है उसमें बहुत ही भारी कम्युनल वायलेंस अभी चल रहे हैं, दंगे फसाद चल रहे हैं और जिसमें 6 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। जनक बात यह है कि ये जो वायलेंस है वो गुरुग्राम तक पहुंच गया। गुरुग्राम एक्चुअली दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ द हरियाणा स्टेट, बट इट इज इंक्लूडेड इन द दिल्ली एनसीआर, द कनेक्टिविटी विद द दिल्ली। ठीक है, तो अगर दिल्ली एनसीआर तक कोई वायलेंस पहुंच जाता है क्योंकि हमारी कैपिटल है, तो इट इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा वायलेंस को देखते हुए इतनी बुरी कंडीशन हुई कि वहां पे सेक्शन 144 जो है लगाना पड़ा। अब ये सेक्शन 144 क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जब इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, जब आपको लगता है कि नहीं आप जो है कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हो, इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती है, तब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम या फिर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है एसडीएम, उसके पास पावर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि वो सेक्शन 144 लगा दे। सेक्शन 144 का मतलब होता है कि कोई भी 4 या 5 लोग एक साथ इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते, राइट। बट आप बोलोगे क्या ये कर्फ्यू लगा दिया गया है? नहीं, सेक्शन 144 और कर्फ्यू दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन 144 में बस आपको ग्रुपिंग के लिए रोका जाता है, पर्टिकुलर में क्या होता है आपको घरों से जो है बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता, इवन ट्रैफिक भी कंट्रोल किया जाता, कुछ भी आपको नहीं करने दिया जाता है। तो ये जो कम्युनल वायलेंस हरियाणा में देखा गया है वो कहाँ हुआ, ये ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान हुआ। क्या आपके पास, अगर मैं हरियाणा स्टेट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ एक गांव है नूह विलेज, और नूह से लेके यहाँ पे जो आपके पास गुरुग्राम है,
गुरुग्राम से चालू होनी थी और ये जो नोआ विलेज है यहाँ तक एक यात्रा होनी थी और बीच में यहाँ पे हो जाता है कम्युनल वायलेंस। ठीक है, तो ये हो जाता है कम्युनल वायलेंस। तो ये वायलेंस क्यों हुआ? ब्रज मंडल जो जल अभिषेक यात्रा है वो क्या है? देखो इसको समझते हैं। द कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा इन द हरियाणा स्नूह on Monday, which left at least 6 people dead, was started by the Vishwa Hindu Parishad 3 years ago to revive the holy Hindu site in the district where as per 2011 सेंसस। यानी कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 79.2% क्या है? मुस्लिम पॉपुलेशन को बिलोंग करता है। बट इनका कहना है कि यहाँ पे हमारे बहुत पहले जो महाभारत का टाइम है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू होली साइट हुआ करती थी। इन हिंदू होली साइट को रिवाइव करने के लिए 3 साल पहले ये आपके पास विश्व हिंदू परिषद जो उन्होंने यात्रा जो है वो स्टार्ट करी। अगर कहीं कहीं मान्यताओं के बारे में बात करते हैं तो ये जो नोहा विलेज है, ये जो नोहा डिस्ट्रिक्ट है, इसका पहले नाम हुआ करता था मेवाड़। और माना जाता है कि यहाँ पे जो शिवलिंग है और ये शिवलिंग पे यहाँ पे हुआ करता था पांडव और जो महाभारत के जो टाइम है वहां पे। और जो कृष्ण भगवान है वो अपने गाय को यहाँ पे चराने आया करते थे। करते हैं कि हमारी जो सेक्रेड प्लेसेस है इनको खतरा है इंक्लूसिव पीपल के थ्रू। ठीक है, और जो लीडर्स है वो कहते हैं कि इसीलिए मेवात दर्शन यात्रा हमने स्टार्ट करी है, यानी कि जो नूह विलेज है वहां पे यात्रा स्टार्ट करी है एज अ पार्ट ऑफ द जल अभिषेक यात्रा जो कि हर साल हमने यहाँ पे चालू करी है। यहाँ पे कम से कम ये टेम्पल को विजिट करने आते हैं जहाँ पे 20.37% जो हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो यात्रा जो कि मेवात में एंटर होती है फ्रॉम द सोहना विलेज बिगिंस विद द सेरेमोनियल जल अभिषेक। सबसे पहले ये जो नल्हार महादेव टेम्पल है वहां पे जल अभिषेक किया जाता है और ये बहुत ही सुंदर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक मंदिर है। आई होप आप सबको अरावली पता है कि ये गुजरात से राजस्थान में जाती है, हरियाणा और फिर दिल्ली में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स दिस एंशिएंट टेम्पल the time of the Pandavas. It is also home to a pond called the Nalhar Pandav Reservoir. तो जल अभिषेक करने के बाद में जो डिवोटीज होते हैं वो जाते हैं जरकेश्वर महादेव और राधा कृष्ण का जो टेम्पल जो कि श्रृंगार विलेज में है, नूह के पास में है। फिर वहां से ये श्रृंगेश्वर महादेव टेम्पल जाते हैं जहाँ पे फिर से एक और जल अभिषेक की सेरेमनी ये लोग करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था और जल अभिषेक करने की जो सेरेमनी थी, जो यात्रा निकालने वाले थे, इसी दौरान एक कम्युनल वायलेंस हो जाता है। अभी तक रिपोर्ट की माने तो एक वीडियो वायरल होता है जिसकी वजह से एक कम्युनल वायलेंस हो जाता है। तो उसकी डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है कि किस हिंदू ने किस मुस्लिम को मारा या फिर किस क्रिश्चियन ने क्या हुआ। ये यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेम्पल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक अबाउट द कू इन द नाइल। सबसे पहले आप इसको कूप नहीं पढ़ोगे, ये पलट हो जाता है, यानी कि मिलिट्री अपना कब्जा ले लेती है और सरकार को हटा दिया जाता है। तो ऐसे जगह पे जब तख्ता पलट होता है उसको बोलते हैं कू। इट्स नॉट कू। तो कू है इन द नाइजर, जैसे कि इससे पहले भी म्यांमार में आपने देखा होगा, दैट इज द कू ऑफ म्यांमार या फिर कू इन द म्यांमार। अब इस टॉपिक से बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को ये बोलने में बहुत वो हो रहा है कि रशिया को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। एवरीवन वाज लाइक कि रशिया हार गया है, रशिया वीक पड़ गया है, लेकिन रशिया ने जो खेल खेला है यहाँ पे आप रशिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देखो ये है आपके पास अफ्रीका। अफ्रीका में कहीं ये वाला जो रीजन है वो है आपके पास साहेल रीजन। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो रीजन है ये है आपके पास साहेल रीजन। तो ये इको क्लाइमेटिक और बायोजोग्राफिकल ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन दी सहारा टू दी नॉर्थ। इसके नॉर्थ में आपके पास सहारा सवाना ग्रासलैंड वाली जो एरिया वो दिखेगी। तो इसके बीच का ये जो ट्रांजिशन वाला एरिया है वो होता है आपके पास साहेल रीजन। और ये सारी कंट्रीज धीरे धीरे रशिया क्या कर रहा है, इन कंट्रीज को अगेंस्ट कर रहा है टू द यूएस या फिर द फ्रांस।
तो अल्टीमेटली ये पूरी साहिल रीजन की जो कंट्रीज है वो हो गई है प्रो रशिया। अब आप बोलोगे कि अब ये प्रो रशिया हो रही तो होने दो, इस पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ना बैकग्राउंड को समझते हैं। जो मिस्टर बोजोम है, जिनको 2021 में नाइजर का प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है, तो ये पहली डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे सामने आई थी, क्योंकि देखो पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 1960 के बाद में जब इनको इंडिपेंडेंस मिला, तब से लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा तख्ता पलट वगैरह देखे जाते थे। बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन 2021 के अंदर यहाँ पे पहले जो प्रेसिडेंट बने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म में, वो मिस्टर बोजोम थे। एंड ही built a very strong security partnerships with the US and the France, which is troops based in the Niger. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना के रखे थे यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, लेकिन अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो नाराज है, वो प्रो रशिया हो रही है, और ये सरकार से नाराज है, इनके प्रेसिडेंट से नाराज है कि वो बहुत ज्यादा यूएस और फ्रांस पर डिपेंडेंट है। So he built a strong security partnership with the US and France, which have troops based in the Niger. But the pressure was also built on the Mr. Moazzam as he was. अब ये जो प्रेसिडेंट है, जब वो यूएस और फ्रांस के साथ रिलेशनशिप बना रहे थे वो अच्छी बात है, लेकिन इनकी खुद की जो आवाम थी, खुद की जो जनता है, खुद की जो पॉपुलेशन है, उनके एक्सपेक्टेशन को ये पूरा नहीं कर पा रही थी। और जो मिलिट्री के कुछ सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ही ज्यादा इंटरनल रिवॉल्ट करने लगे, इंसर्जेंट एक्टिविटीज करने लगे कि आप बहुत ज्यादा फ्रांस पे क्यों डिपेंडेंट हो। But the public was also growing wary of the administration amid rising the jihadi attack and the cost of the living crisis. और इसी के साथ साथ देखो, ये जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो सरकार बनी थी, यूएस पर डिपेंडेंट थी, फ्रांस पर डिपेंडेंट थी, तो जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो खुश नहीं थी। Why? Because they were like, why you are ओवर रिलायंट ऑन द फ्रांस। और उसी के साथ में यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जिहादिस्ट अटैक भी हो गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, और वो इस चीज को मिलेगा, तख्ता पलट हो गया है। यूएस और फ्रांस see the Niger, the largest country in the West Africa, as a bulwark against Islamic insurgency in the region. जो अल-कायदा है, जो कि एक इस्लामिक स्टेट है, several other jihadist group ये साहिल रीजन में ऑपरेट करते हैं, with the Niger, Burkina and particularly hit. In Mali, Burkina Faso, we saw a coup in 2021. The ousted UN peacekeepers and the French troops moved to build closer scrutiny ties with the Wagner Russian notorious military camp. तो ये पूरे साहिल रीजन में आपको जिहादिस्ट अटैक दिखेंगे। बची कुछ अब जो नाइजर थी वो भी अब नहीं रही, और रशिया ने यहाँ पे भी अब पूरा खेल दिखा दिया। तो कुल मिला के ये पूरी साहिल रीजन की जो कंट्रीज है, दे आर अगेंस्ट द यूएस, अगेंस्ट द फ्रांस। और जो नाइजर में ये जो को हो रहा है, ये रशिया की जो फ्लैग है वो लहरा रहे कि हम रशिया के साथ हैं, fight against the terrorism seem to have added to the resentment. तो हम बोल सकते हैं कि इतने लंबे टाइम तक जो फ्रांस का यहाँ पे प्रेजेंस था, इससे लोग खुश नहीं थे, और यहाँ पे जो जिहादिस्ट टेररिस्ट के अटैक हो रहे थे, वेस्ट इसके साथ डील नहीं कर पाया, इससे भी लोग खुश नहीं थे, और यही रीजन है कि यहाँ पे आपके पास जो कू है वो देखने के लिए मिला है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली क्लियर। गिव मी 2 minutes. Coming to the last topic of today, the trajectory of the progress must change. देखो यहाँ पे राइटर कह रहा है दो कंटेक्स्ट में, तो G20, राइटर कह रहा है G20 के माध्यम से, राइट, थ्रू द G20 दैट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करने से कुछ नहीं होगा। आई सपोर्ट द राइटर्स व्यू बाय द वे,
राइटर इज सेइंग दैट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपकी जो अप्रोच है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। आपकी जो अप्रोच है वो इक्विटेबल होनी चाहिए। और थ्रू दिस द राइटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। राइटर का कहना है कि इस बार की जो G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जस्ट इंडिया को मिली है। सब जगह बैनर्स लगे हुए इंडिया के मिस्टर पीएम के, और वो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है कि वो ज्वाइन करा, बिकॉज इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है, इंडिया इज डेवलपिंग एंड contributing a lot. बट G20 एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे है, क्योंकि जो यूएस है वो चाहता है कि G20 की जितनी भी मेंबर्स है वो रशिया और चाइना को टोटली शट आउट कर दे, बिकॉज यूएस को लगता है कि उनको खतरा है रशिया और चाइना से। ठीक है, लेकिन इंडिया आसानी से इस प्रेशर में नहीं आने वाला। इंडिया इज नॉट इजिली स्वेड बाय द प्रेशर फ्रॉम द G7। देखो, it wants the G20 to concentrate on the global agenda of 90% of humanity outside the G7. Governance is facing the trouble. गवर्नेंस है वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में है। सब जगह लड़ाइयां हो रही, सब जगह वॉर हो रहा है। तीन पावर्स, द यूएस, द चाइना, द रशिया, तीनों आपस में लड़े जा रहे कि हम पावरफुल है या सबसे ज्यादा हम पावरफुल है। द वर्ल्ड इज बीइंग डिवाइडेड बाय द वॉर अमॉन्ग द नेशंस, stripped within them, military weapons है, financial trade weapons हो रहे हैं, desperate millions are being pushed back to their death while trying to cross the borders। बहुत सारे जो पीपल हैं अब वॉर के चलते हुए जब वो क्रॉस बॉर्डर जा रहे हैं तो उनको मार दिया जा रहा है। तो एक तरह से कंट्री की हालत है पूरी वर्ल्ड में, ह्यूमैनिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कैन नॉट कैरी ऑन द वे इट इज। तो जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, ये ह्यूमैनिटी को आप इस तरह से कैरी नहीं कर सकते। तो जो प्रोग्रेस का जो पार्ट आप लोगों ने अपनाया है, द ट्रेजेक्टरी जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये इक्विटेबल होना चाहिए, ये सस्टेनेबल होना चाहिए। ओके, तो द इकोनॉमिस्ट reducing and incomes increasing for everyone। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है राइटर कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो डेटा के थ्रू बोलते हैं कि हाँ आपकी जो पॉवर्टी है उसका डेटा कम हो रहा है और बाकी जो लोग की इनकम है वो यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं आप रियलिटी में जाके देखिए, रियलिटी की सिचुएशन क्या है। डेटा को बोलो, आप रियल सिचुएशन पे जाके बात करिए। प्लैनेट हीटिंग अप हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोग मर रहे हैं हीट की वजह से, फ्लड की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से। क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। Forget about the data of the economic growth. Have a look on the reality related to the climate change. It cannot take the pressure of the present consumptive model of economic growth. हमारा हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो रियलिटी है, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल आप लोगों ने अपना रखा, उसका प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। की चेयरमैन जब इंडिया को मिली तो वहां पे जो विजन हमने शेयर किया वो है अबाउट द वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ताकि सारे सिटीजन जो है दुनिया के वो एक साथ आए और इस पूरी दुनिया को बेटर बनाए। तो ये जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सिस्टमैटिकली विद द सेम अप्रोच, दैट इज मैडनेस, अ न्यू पैराडिग्म इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। 2015 में पूरी दुनिया ने मिलकर एक अप्रोच अडॉप्ट की, दैट इज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम 2030 तक क्या करेंगे, अचीव करेंगे। लेकिन इनको अचीव करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा दूर हो। क्लाइमेट चेंज तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइम बहुत पीछे छूट रहा है, और जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि कोई इक्विटेबल सॉल्यूशंस को ढूंढे, राइट। प्रिकैरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इवन। कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर 17 इश्यूज की हमने यहाँ पे बात करी है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक कंट्री में ये सारे 17 इश्यूज एक साथ है ना। दैट दे डू नॉट अपीयर इन द एवरी कंट्री, एंड व्हेनेवर दे डू अपीयर इन द सेम फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल जो ओशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट द सी लेवल जो है इट इज राइजिंग, क्या लैंड लॉक कंट्रीज को इससे प्रॉब्लम है? नहीं है, करेक्ट। बट जो आइलैंड नेशंस है उनको इस चीज से प्रॉब्लम है। तो किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बहुत ही अलग है, आप सबको यहाँ पे मिलके आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो दिस इज द रियलिटी जो यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको बोलना चाह रही है, ठीक है, और सॉरी द राइटर आपको बताना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको इस टॉपिक का जिस्ट समझ में आ गया होगा। जब भी कोई भारी न्यूज नहीं आ रही होती है तो मोस्टली आप एक बार क्लाइमेट चेंज की बेसिक समझ लीजिए, आपको बहुत ही कम टाइम में पेपर कवर हो जाएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो